सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में भी हम पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। और आज का भी पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, वो अपने आप में ही काफी स्पेशल है। आप ठीक पीछे मेरे बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ। ओके गाइस, मैं आ गया हूँ अभी अंदर। और आप देखिए यहाँ पे कितने छोटे छोटे गाय के बच्चे भी हैं, बछड़े भी हैं, गाय माता भी हैं। और आप यहाँ देखिए कि एक नहीं, ऐसी कितनी सारी गायें हैं यहाँ पे जिनका इलाज यहाँ पे चलता है, इलाज होता है। और ये गाय आसपास नहीं, बल्कि यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर मतलब तकरीबन 500 किलोमीटर दूर से भी यहाँ आती हैं। जो यहाँ की टीम है, यहाँ के लोग हैं, वो पूरे यहाँ पे सेवा करते हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ। चलिए भैया, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन गौवंश किस किस तकलीफ से है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि मारुति शोरूम के आगे एक सफारी वाले ने 4 गौवंशों के ऊपर सफारी चढ़ा दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि चारों तड़प रहे थे, तो हमने 3 करोड़ के से साइड किया और एक चौथा तड़प रहा था, उसको साइड करना था। तो सफारी वाला फिर से आया और इंटेंशनली उसने जो तड़प रही थी गाय उस पर चढ़ा, उसको मार डाला। तो उसमें से 2 गाय खत्म हो गई थी और जो 2 जिंदा बच गई थी, तो उनमें से एक ये है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। और एक यहाँ पास है, ये भी बहुत ज्यादा सीरियस है। ये भी बहुत ज्यादा सीरियस है। इसके पूरे देखेंगे आपकी शरीर में जगह जगह घाव है। और इसको सुबह शाम हमें पलटना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इतनी खराब स्थिति में है कि अगर मक्खी भी बैठ गई तो मक्खी उड़ाने के लिए पूंछ में ताकत नहीं बची है। तो 2 टाइम इसको अल्टाना पलटाना पड़ता है। और ये केवल हम इसकी सेवा कर सकते हैं, ज्यादा उम्मीद है नहीं। और हमने मुकदमा भी उसमें दर्ज करवाया था। वर्तमान में हम करीब 7 मुकदमा लड़ रहे हैं गौ माता के लिए, जिसमें से एक ऐसा मामला है जिसमें गौ माता के साथ दुष्कर्म भी किया गया था। तो उसको मिला करके और रीवा को मिला कर करीब हम 7 मुकदमा लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही संघर्ष है, क्योंकि हमें मान लीजिए कोई सरकारी जैसे मदद नहीं है, सरकार से कोई फंड नहीं है। तो ऐसे में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है हर महीने यहाँ के दवाइयों की व्यवस्था के लिए, खाने की व्यवस्था के लिए इन गौवंशों के, और यहाँ जो स्टाफ लगा है उनकी सैलरी के लिए। और उसके साथ अब हमने 7 मुकदमा भी हम लड़े। तो अभी वर्तमान में हमारे पास बहुत ज्यादा हमको संघर्ष करना पड़ रहा है और इन्हीं के सहारे हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। अब देखते हैं कितना उसमें कामयाब हो पाते हैं। जैसे भैया इसके बारे में मैंने बताया आपको। अब एक और पशु क्रूरता का मामला, ये गाय जिन्हें हम ऐताझर से लेकर के आए थे, इनको कुल्हाड़ी से इनका पैर इसलिए केवल काट दिया गया था क्योंकि ये एक आदमी के बाड़े में घुस गई थी। तो हम देखते हैं कि हम गाय को एक तरफ कहते तो माँ है, लेकिन हद अत्याचार मचा के रखे हुए हैं। इतनी ज्यादा दुर्दशा है। गाय के नाम पर हल्ला करने वाले कितने लोग हैं, संवेदना दिखाने वाले कितने लोग हैं, लेकिन अपनाने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए हमको ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी आएंगे तो पशु क्रूरता के बहुत सारे यहाँ पे केस हैं। ये सारे तो एक्सीडेंटल हैं, जो खड़े हो गए। जैसे आप इसको देखें, इसका एक्सीडेंट हुआ था, परमानेंट ये पैर झूल गया है। ऐसे ही जैसे इसके भी पैर में तकलीफ है। तो जितने गौवंश है अभी इनका इलाज चल रहा है। इसको रेलवे कॉलोनी से हम लेकर के आए थे। गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी गौरव जी हमें सारी चीजें दिखा रहे हैं। एक ये नंदी बहुत ज्यादा सीरियस है। इसको हम कंचनपुर से लेकर के आए थे। इनका एक्सीडेंट में क्या दिक्कत हुई कि जबड़े में चोट लगी तो जबड़ा टूट गया है। तो पिछले 1 महीने से ये कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। तो जो भी हम दे रहे हैं इनको, आईवी के माध्यम से इनका इलाज किया जा रहा है। आईवी के माध्यम से इनको एनर्जी देने की कोशिश करते हैं और लिक्विड ये ले सकते हैं, बाकी कुछ इनसे खाते नहीं बन रहा है। अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और इच्छा शक्ति बिल्कुल कम हो गई है। तो अब जब कोई गौवंश नहीं उगता है तो बस ये है कि हम केवल सेवा कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे आप इन नंदी को देख रहे हैं, इनका ये फट गया था। इनको हम पचगांव से रेस्क्यू करके लेकर के आए थे। कुछ किसानों ने इनका जीआई तार से गला बांध दिया था, गला पूरी तरीके से फट गया था, फिर रेस्क्यू करके लेकर के आए हैं। और लगभग 6 महीने के बाद अब ये पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। अभी क्या हुआ था कि यहीं आपके कल्याणपुर हनुमान मंदिर के पीछे एक गाय माँ का वो खेत में चली गई थी एक किसान की, तो उसका पैर बांध करके उसको नदी में फेंक दिया गया था। अब ये अच्छी बात थी कि वो गायों के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि वो तैरना जानती है। फिर हमने रेस्क्यू किया, फिर गाय को बचाया। तो ऐसे ऐसे केस हैं कि सुन करके बहुत दुख होता है। और जो पशु क्रूरता के लिए दंड मिलता है, जैसे पशु क्रूरता अधिनियम 1960,
उसके बाद आज तक उसमें कोई संशोधन ही नहीं हुआ, उसमें कोई अमेंडमेंट ही नहीं हुआ। फिर राज्य सरकार का एक भले कानून है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो 1960 का पशु क्रूरता के लिए कानून बनाया गया था उसमें आज तक संशोधन नहीं हुआ। यही कारण है कि जब इन पर अपराध होते हैं तो जिस तरीके से दंड मिलना चाहिए उस तरीके का दंड नहीं मिल पाता है, और इसीलिए इस तरीके की घटना और इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं और इसमें कोई रोक नहीं हो। दोस्तों ये हमारा स्टोर है जहाँ पे हम सारी दवाइयाँ रखते हैं। तो इसमें करीब देखिए 4 से 5 अलमारियाँ हैं जहाँ पे हम केवल दवाइयाँ रखते हैं। क्योंकि गाइज अभी गौरव भैया ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे ये सारे दवाई वगैरह रखते हैं, और अभी आपने देखा कि यहाँ पे कैसे दवाइयाँ हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे स्टेथोस्कोप भी है। तो ये सब चीज़ें भी ना इन लोगों ने खुद से ही किया है। आई मीन आप समझ जाइए कि कोई नॉर्मल संस्था खुद से ये सारे प्रयास कर रही है तो ये कितनी बड़ी चीज़ें हैं। ओके गाइस, तो मेरे साथ अभी यहाँ पे गौरव राल्ही मिश्रा जी हैं जिन्होंने इस पूरी गौ सेवा संस्थान को मतलब स्टार्ट किया था। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मतलब आपके मन में ऐसा कब आया कि आपको एक गौ सेवा संस्थान चालू करनी है, या क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, जितना मैं अब तक देख पा रहा हूँ यहाँ ये काम बहुत ही बड़ा है, तो एक नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता। मतलब चाहे मैं ही होऊंगा या और भी कोई होगा तो तुरंत ये करने के लिए उसको टाइम लगेगा, उसको काफ़ी मतलब सोचना पड़ेगा। तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की थी? ये बचपन से कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि गौ सेवा संस्थान ही मतलब उसमें करना है। जैसे एक आम लड़के का जीवन होता है, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, वही एक सिंपल तरीके से जीवन का सोचा था। फिर 2009 में मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज उमरिया में पढ़ाया है। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया और लड़कों को भी पढ़ाता था। तो उसी बीच कुछ ऐसा जीवन में कुछ घटा, पर्सनल है, उसे नहीं बता सकता, कि फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और उसके बाद फिर प्राइवेट जॉब, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग थी तो हो गया, सैलरी वगैरह मेरी ठीक ठाक लग गई थी, तो मैं जॉब करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान एक बछिया मिल गई थी एक्सीडेंटल यहीं कल्याणपुर में, तो उसका रेस्क्यू किया और फिर उसकी जान बच गई। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। और जो मैंने बताया था कि जीवन में कुछ ऐसा घटा तो बड़ा संतोष लगा कि भाई जीवन में जीने की और भी बहुत सारी वजह हैं और हम ये काम करके भी अपने जीवन को संतुष्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब वो उसकी जान बच गई तो अच्छा लगा। फिर लगा कि अब जब भी कोई गाया, कोई भी जीव अगर तकलीफ में दिखे उसकी मदद करना, लेकिन ये नहीं सोचा था कि शेल्टर बना के करना है। तो जो भी रेस्क्यू करता था उस टाइम पे अपने दोस्तों के साथ, तो एक इंजेक्शन वगैरह लगाना तो आता नहीं था, तो रेस्क्यू करता था वहीं पे, जैसे कहीं पे से फ़ोन आया तो इलाज करके छोड़ देते थे, रखने का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक बारी क्या हुआ कि ट्रेन से एक एक्सीडेंटल नंदी मिले जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और उनके साथ ये दिक्कत थी कि 2 दिन से ट्रैक के किनारे पड़े थे और उनको जीते जी कौवा और कुत्ता नोच के खाना शुरू कर दिए थे। इतनी ज़्यादा उनकी दुर्दशा थी। तो उनको कहीं रखना था जिससे उनको कम से कम उस तकलीफ से तो बचा सके कि भाई उनको जीते जी कौवा कुत्ता नोच के ना खाए, उनको पानी पिलाने वाला हो, कोई इलाज करने वाला, मलहम लगाने वाला हो। तो हमारे पास कुछ स्थान नहीं था, तो यहाँ पे दुर्गा जी का मंच है यही शेल्टर के बगल में, तो वहाँ हमने दुर्गा जी के मंच में उन नंदी को रखा था, उनका इलाज उलाज करने की कोशिश करने लगे। तो उसी टाइम से आया कि भाई अब जो ज़्यादा सीरियस है तो उनको हम ला के रखे लगे। तो फिर 2, 3, 4, 5 जब बढ़ गए तो भी फुल हो गया। तो फिर हमने नीचे एक तिरपाल लगा करके बनाया, और तिरपाल लगाने के बाद क्या हुआ कि बारिश का समय आया तो तिरपाल उड़ गई, फिर लगाया तिरपाल फिर से उड़ गई। तो ये समझ में आ गया कि भाई तिरपाल सक्सेस नहीं हो सकता, बारिश 4 महीने की होती, झेलनी पड़ती, बहुत तेज हवा चलती क्योंकि ये तालाब का भीड़ था यहाँ पास। तो फिर क्या हुआ कि सब लोगों से चर्चाएं हुई और सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और आपस में हम सब ने पैसा मिला करके छोटा सा ये शेल्टर बनाया। तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि जैसे किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया तो हम केवल क्या कर सकते हैं, केवल मलहम लगा सकते हैं, घाव की सफाई कर सकते हैं, इंजेक्शन तो डॉक्टर के ही भरोसे थे। तो डॉक्टर को आने में 4 से 5 घंटे लग जाते थे उस टाइम पे। अच्छा, मतलब ट्रीटमेंट 4 से 5 घंटे लग जाते थे। फिर खुद की गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी वाले को भी आने में 1 घंटा 2 घंटा, भैया अभी यहाँ पे हूँ आता हूँ, तो एक रेस्क्यू करने में पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। अब फिर भाई हमको जॉब भी करनी है, तो बड़ा उस टाइम पे संघर्ष था। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई अगर हम केवल डॉक्टरों के भरोसे अगर रेस्क्यू करेंगे तो ये चीज़ नहीं संभव हो पाएगी। तो फिर हमने खुद से ये इलाज करना सीखा, और इसके बाद हमारी टीम में जितने लड़के थे सबको मैंने सिखा दिया। और हमारी टीम से जो लड़के यहाँ पे जिन्होंने सेवा की है, तो एक उत्कर्ष था, उसने सिंगरौली में सेवा शुरू कर दी, धनपुरी में शेल्टर हमारा है, और अनूपपुर उमरिया में भी हमने इस तरीके से सेवा का काम शुरू कर दिया, गौ सेवा का। रीवा में भी हम कर रहे हैं, सीधी में भी अब शुरू हो गया है।
तो इस तरीके छोटा छोटा हम प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि डॉक्टर की मदद 5 साल पहले भी डॉक्टर नहीं आते थे। हमने कई बार मतलब ज्ञापन दिया, रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे करीब आधे घंटे के लिए सही लेकिन यहाँ पे डॉक्टर आ जाएं, अभी भी नहीं आते हैं। तो हम केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते और तो कुछ कर नहीं सकता एक आम आदमी। तो सारा कुछ इलाज हम लोग खुद से ही करते हैं अभी भी। जब बहुत ज़्यादा कोई सीरियस क्रिटिकल केस आता है तब उसमें ये है कि डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन जैसे रेगुलर की ड्रेसिंग है, रेगुलर की जो रेस्क्यू हम लोग खुद से ही खुद से ही करते हैं। तो जैसा अभी आपने ये बताया कि 5 साल अभी आपने बोला, ये जिक्र किया, तो 5 साल पहले आपने इसकी शुरुआत की थी लगभग, जितना मैं समझ सकता हूँ 2017 से। तो 5 साल मतलब 2017 से 22 तक अब तक आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और अब तक कितने लोगों की मतलब, या जैसे हम शेड्यूल से हैं तो यहाँ पे लोकल लोगों ने आपकी कितनी मदद की, और प्रशासन यहाँ पे कितना मदद किया, कितना सपोर्ट, कैसा क्या मिला आपको? जैसे मैंने बताया कि एक नंदी का मैंने जिक्र किया था कि उसके रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मध्य प्रदेश में करीब 52 जिले हैं। 52 जिले में कहीं पे भी किसी भी पशु चिकित्सालय में एडमिट करके इलाज की व्यवस्था नहीं है। एडमिट करके इलाज की व्यवस्था समझ रहे होंगे कि रख करके इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो अभी भी पशु चिकित्सालय जितने भी हैं उनके पास केवल यही सुविधा है कि आप अपने पशु को लेके जाओ, इलाज करवा लो और उसको लेके आ जाओ, या कि पशु चिकित्सक क्या कर सकते हैं, सड़क में जाकर के इलाज कर सकते हैं, लेकिन रख करके इलाज की व्यवस्था नहीं है। अब अपने राज्य में, अपने मध्य प्रदेश में गौवंशों की करीब बहुत ज्यादा दुर्दशा है। करीब 90% गौवंश लावारिस है, जिसका कोई मालिक ही नहीं है। अब जब कोई मालिक नहीं है तो पशु चिकित्सक के पास तो लेके जाएगा नहीं, और ये बेचारे बोल नहीं सकते हैं और खुद से डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए संघर्ष बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये लावारिस की संख्या बहुत ज्यादा है। करीब 100% में 90% ये लावारिस हो चुके हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है और जैसे खेती का काम हमने नंदी से बंद ही कर दिया है, तो ऐसे में गौवंश को हम भले कहने को नंदी कहते हैं, भोलेनाथ का वाहन कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं, लेकिन वो पूरा हमारा धर्म खत्म हो जाता है जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है। और भोलेनाथ की जो वाहन है नंदी, इनको लोग लाठियां मारते हैं, भाई नदी में ढकेलते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, ये सब कुछ हम अपनी आंख से देख रहे हैं। तो हम भले अपने धर्म में इनको इतना पवित्र माना जाता है, लेकिन उसी धर्म को हम साथ मानते नहीं हैं और इनकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा। तो पहली चीज़ ये दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि कोई सरकारी मदद, कोई सरकारी फंड अभी तक संस्थान को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हर महीने हमें चुनौती रहती है फंड इकट्ठा करने की, फंड रेज करना पड़ता है। यहाँ करीब हर महीने 2 से 2.5 लाख का खर्च है, क्योंकि पूरे संभाग की जितनी लूली लगड़ी विकलांग है उनकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। तो दवाइयों का खर्चा है, इनके खाने पीने का खर्च है, और अभी एसपी साहब के सहयोग से और समाज सेवियों के सहयोग से, और एक भैया हैं उन्होंने तो अपना नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है, उनके माध्यम से हमें एक एम्बुलेंस मिल गई है। तो एम्बुलेंस का संचालन करना, तो ऐसे में नगर पालिका अब मदद करती है हमें, लेकिन जो पैसा है, जो फंड है, वो अभी भी सरकार की तरफ से हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चुनौती होती है हर महीने इनके लिए पैसों की, संसाधन की व्यवस्था जुटाना, ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। कि दूसरी चीज़ ये है कि इलाज खुद से ही करना है, क्योंकि आज भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आते हैं। तो वीडियो के माध्यम से ये भी आग्रह है कि अगर कोई डॉक्टर आधा घंटा भी यहाँ पे अगर आता है तो जो हमारा रिकवरी रेट अभी का है वो 10-20% बढ़ जाएगा डॉक्टर के आने, क्योंकि डॉक्टर के इलाज होता है, खुद से कितना बेहतर कर सकते हैं। और लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मदद तो लोग कर रहे हैं, हाँ, लोग मदद कर रहे हैं। तो ये अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान का जो संचालन है, शहडोल की जनता चला रही है इसको, और बहुत भले लोग हैं हमारे शहर के, तो बहुत परोपकार भावना है लोगों के अंदर। तो जब भी हमें कोई दिक्कत ऐसी आई है कि भाई शेल्टर की दिक्कत है, या गर्मी में कूलर की दिक्कत है, एम्बुलेंस की दिक्कत है, तो जब भी कोई दिक्कत आती है तो भगवान स्वरूप यहाँ की जनता उस चीज को पूरा करने में लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे मैंने बताया ना कि कोई दिक्कत, अगर गौशाला में कोई विपत्ति आ गई कि भाई इस चीज की व्यवस्था करना है, तब अगर मैंने पोस्ट कर दिया है तो फिर मेरी टेंशन नहीं रहती है, लोगों की वो टेंशन बन जाती है, फिर लोग मिल करके उस चीज को पूरा करने में लग जाते हैं। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि लोग, क्योंकि लोग अगर जुड़ेंगे तो ही इतनी बड़ी चीज़ ये पूरी हो पाएगी। और इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए काम ये बड़ा है, तो जब 2017 में आपने ये चीज़ सोचा, क्योंकि तो आपको पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था, और ऐसा मतलब, क्योंकि देखिए हर कोई पेरेंट्स, मैं भी समझ सकता हूँ कि रेडी नहीं होते इन चीज़ों को लेके कि ये काम होगा नहीं होगा, तो आपके साथ ऐसा क्या कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ पहले पास्ट में? देखिए माँ बाप का बड़ा सपना था कि लड़का इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियर बनेगा, बाहर जाके सेटल हो जाएगा, ये बड़ा सपना सबका होता है। तो जैसे सबके माँ बाप चाहते हो, वैसे मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि भाई लड़का को अच्छा कैंपस सिलेक्शन हो जाए, लड़का बाहर अच्छे से सेटल हो जाए। तो पहले तो मैंने बताया कि मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया था और सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, लड़कों को पढ़ाता था।
उसके बाद फिर मैंने ये छोड़ करके फिर प्राइवेट जॉब करना शुरू किया। तो मैंने इंदौर में मोइरा सरिया है एक, वहाँ पे मैंने कंडीशन मॉनिटरिंग इंजीनियर के तौर पे काम किया है। फिर गुजरात के अंकलेश्वर में किया है और उड़ीसा के झारसुगुड़ा में मैंने काम किया है। तो इन सब के चलते जब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया तो मेरा नाइजीरिया में सिलेक्शन हो गया था। तो 18 लाख का पैकेज था वहाँ पे, पासपोर्ट वगैरह सब उसके लिए सब में लग गया था। तो उसके बाद फिर ये था कि माँ बाप चाह रहे थे कि भाई लड़का बाहर चला जाए, नाइजीरिया चला जाए और वहाँ पे अच्छे से सेटल हो जाए। कहीं कहीं लोगों को माँ बाप कोई भी रहता है कि समाज को बताना कि भाई उनका लड़का बाहर जॉब करता है। तो उस टाइम पे ये मन में था कि भाई इतने सालों की जो मेहनत है, ये घटना, ये जो बात है 2019 के अंत की है, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी। हाँ, तो 2017 में शुरू किया और 2019 में मेरा जॉब का जो एक्सपीरियंस वगैरह था तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था नाइजीरिया में। तो वहाँ मैंने जाने से मना कर दिया, यहीं एक प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो कम सैलरी, वहाँ से बहुत ज़्यादा काम है, तब भी यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ काम करते हुए ये सब काम कर सकता हूँ जो मैं मन से करना चाहता हूँ। तो मम्मी तो एक्सेप्ट कर ली थी उस चीज़ को, लेकिन पापा बहुत ज़्यादा नाराज थे। पापा आज तक इस शेल्टर में नहीं आए। बहुत सारे शहर के लोग आते हैं लेकिन मेरे पापा आज तक इस शेल्टर में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई लड़का गलत लाइन में चला गया, जो मतलब उसको बनना था वो लड़का लाइन छोड़ करके बेलाइन में ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। लेकिन मम्मी का पूरा सपोर्ट है। तो माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो पापा का नहीं मिलता लेकिन मम्मी का सपोर्ट बहुत है। तो मम्मी ने ही संस्कार दिया कि भाई गाय पशु नहीं, गाय माँ है। बैल को बैल नहीं कहना, नंदी कहना है, भोलेनाथ के वाहन है। तो ये माँ से संस्कार मिले और माँ का मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। माँ मेरी कहती है कि इसी काम में तुम बहुत अच्छा करोगे एक दिन। तो मेरे को बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि भाई करूँगा। तो जब अपन इस तरीके का काम करते हैं और पूरे संभाग में, पूरे जिले में करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पैसे से लेकर के दिक्कतें आती हैं, लड़कों से लेकर दिक्कत आती है, संसाधन से लेकर दिक्कतें आती हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर दिक्कतें आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब मम्मी का सपोर्ट इस तरीके से है तो यह है कि भाई करना है, मतलब करना, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है इसको। तो इस तरीके का था। तो मेरा एक सवाल और है अभी, क्योंकि आपने भी बताया कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं। तो जैसे एक्सीडेंटल इतने सारे केसेस आते हैं, जैसे अभी आपने दिखाया था मुझे कि एक नंदी जी का पैर कट गया था, है ना, और एक गाय की रीढ़ की हड्डी बाहर आ गई है, मतलब हड्डी बाहर आ गई है वहाँ पे। तो इनका इलाज भी आप लोग खुद ही करते हैं? खुद से ही करते हैं। क्योंकि गाइस ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब बिना डॉक्टर के इलाज भी, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब मैं तो मतलब लिटरली मतलब बहुत ही ये बड़ी बात है कि कोई खुद से इलाज कर रहा है जो इस मेडिकल फील्ड से नहीं है। ठीक है, तो जो भी डॉक्टर्स हैं, अगर आप देख रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ आप सभी इनको सपोर्ट करिए और शहडोल के तो खासकर स्पेशली करिए। और इसके अलावा भैया कि मैं एक और सवाल ये था कि आपकी टीम, आप जो मतलब जैसे आपने बताया भाई लड़कों की भी कभी कभी कमी हो जाती है, कुछ आते हैं, तो प्रॉपर आपके भी कितने लोगों की टीम है और कैसे क्या है? ग्रुप में करीब हमारे 1000 लोग जुड़े हैं। 1000 लोग। लेकिन ये है कि हमेशा से करने वाले हम 2017 में भी 10-12 लोग थे और अभी भी 10-12 ही लोग हैं। तो कुछ लोग छोड़ के साथ चले भी गए हैं, कुछ नए लोग जुड़ गए हैं। तो 12-15 ज़्यादा कभी हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो मोरल सपोर्ट बहुत लड़कों का है, लेकिन जो फिजिकली जा करके करते हैं ऐसे लड़के 10-12 ही हैं और इतने में ही हम पूरा करते हैं। अब कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि एक साथ 3-4 जगह एक्सीडेंट हो गया, फिर वहाँ पे हमें प्राथमिकता देखनी पड़ती है कि भाई पहले कहाँ पहुँचना है। कई बार लोग भी नाराज हो जाते हैं कि भैया कि आप गौ सेवा कर रहे हो, गाय पड़ी है। तो फिर समझाते हैं उनको इस तरीके से कि कई बार दिक्कत है। हमने कभी ना कहना सीखा ही नहीं कि भाई ये शहडोल नहीं, रीवा की बात है तो हम नहीं कर पाएंगे, या डॉक्टर है तो नहीं कर पाएंगे, भाई इसमें इतना खर्चा लग रहा तो हम नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ शुरू से था कि भाई ना तो कहना ही नहीं है, क्योंकि काम ही वही करना है कि भाई जो अभी तक नहीं हुआ है। और जैसे मेरी माँ कहती है कि भाई इसमें कुछ अच्छा करोगे तुम, तो ये शुरू से विश्वास है कि भाई छोड़ना नहीं है और ना नहीं कहना है, कोशिश करना है। कुछ दिन पहले घटना हुई है पशु क्रूरता को लेके, सतना जिले में ही हुई है वो, जहाँ पे नदी से गायों को बहाया जा रहा था। तो मतलब ऐसे तो बहुत ही केसेस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे। जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में 624 गौशालाएं बनी हुई। एक गौशाला की लागत करीब 35 लाख है। इसको आप इंटू कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना हो गया। तो इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद गौशालाएं बनी है, करीब 90% गाय बैल सड़क में ही है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। फिर दूसरी चीज ये है कि केवल प्रशासन की कमी नहीं है, लोग जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है और बैल बछड़ा हो गया, मतलब वो मेल हो गया, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं है तो सड़क में छोड़ देते हैं। इसमें कुछ इनकी दुर्दशा के कारण डेयरी वाले भी हैं कि जैसे दूध दूह करके फिर उनको सड़क में छोड़ देते हैं। तो
जैसे स्लॉटर हाउस में गाय केवल एक बार मरती है, लेकिन जब वो सड़क में जाती है तो भाई वो हर दिन मरती है, भूख से मरती है, बीमारी से मरती है। उसे मौसम की मार, धूप है तो धूप सहना पड़ेगा, बारिश है तो बारिश सहना पड़ेगा, ठंड है तो ठंड सहना पड़ेगा, तो हर रोज मरती है। तो 90% गौवंश लावारिस हैं और शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था ही नहीं है, इलाज तक की कोई व्यवस्था नहीं। मध्य प्रदेश में एक सिंगरौली जिला है जहाँ पे एम्बुलेंस अभी हमारे प्रयास से आई है। सिंगरौली में अभी आप लोगों ने हाँ, हम लोग के प्रयास से ही आई है वहाँ पे एम्बुलेंस, बाकी मध्य प्रदेश में कहीं पे भी एम्बुलेंस नहीं है, पशु एम्बुलेंस नहीं है। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी है, संसाधन नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा दोष लोगों का है जो गाय का दूध खाने के बाद सड़क में उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे में दुर्दशा इनकी बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी क्या करते हैं, सड़क अगर गांव के गौवंश है तो कहाँ जाएंगे कि वो खेत तरफ जाते हैं, उनको पता नहीं कि भाई खेत में फसल लगी है, नहीं जाना है। तो ऐसे में ही क्या होता, किसान उनको मारते हैं। और अभी जो सतना का केस हुआ था, इसमें बीहड़ नदी है सतना में, ताला थाना लगता है, दो तरफ से लोग गौवंशों को घेर लिए हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं गौ माता को, और लाठियां मार मार के उफनती नदी में उनको ढकेला गया। तो इसमें जब हमको इस घटना का पता चला तो हमने राष्ट्रपति सचिवालय में एक पिटीशन भी फाइल की हुई है। तो उससे वो जवाब आया है, उन्होंने यहाँ के जो डायरेक्टर है सीएम हेल्पलाइन के, संदीप अस्थाना नाम है शायद, उनको ट्रांसफर किया है स्टेट गवर्नमेंट को, और जवाब भी मांगा है। और हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को भी इसमें पत्र लिखा था। और जो प्रेम सिंह पटेल है पशुपालन मंत्री, हमने उनसे भी जाकर के मुलाकात की थी इस केस के मामले में। और अच्छी बात यह है कि जितने 5 अपराधी थे वो सब जेल के अंदर हैं। अभी कुछ दिन पहले रीवा में क्या हुआ था कि गढ़ थाना लगता है, रीवा में सबसे ज्यादा गौवंशों की दुर्दशा है, उसमें गढ़ मनगवा जो क्षेत्र है वो हॉट स्पॉट है पशु पूर्णता के लिए। तो गढ़ थाना के अंतर्गत क्या हुआ था कि बांस के पास एक गाय माँ को एक गुड्डा सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया था कि पिकअप में बांध के 6-7 किलोमीटर घसीटा, उनकी चमड़ी उधड़ गई। तो बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीके से तकलीफ में थी। तो रीवा की 17 लाख जनसंख्या है, तो हल्ला करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उस गाय की व्यवस्था वहां पे नहीं हो पाई। तो जब हमें पता चला कि भाई उस गाय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो फिर हम यहाँ से गाड़ी हमने भेजा शहडोल से रीवा। हाँ रीवा, वहाँ से आप लेके, वहाँ से हम लेकर के आए। तो फिर वो 1 महीना यहाँ उसकी सेवा हुई, फिर उसके बाद वो खत्म हो गई उपचार के दौरान। फिर वही मनगवा में भी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि करीब 10-12 गौवंशों के पैर हाथ बांध करके उन्हें एकांत में खेत में छोड़ दिया गया। ऐसे में भूख प्यास से कुछ मर गए, कुछ को जिंदा जीते जी कौवा कुत्ता नोच के खा गए। तो गौवंशों की बहुत ज्यादा दुर्दशा है, लोग उन्हें नहर में ढकेल रहे हैं। बकिया बैराज नहर में करीब 1500 गौवंशों को ढकेला गया था, हमारे संस्थान ने रेस्क्यू किया था स्थानीय लोगों की मदद से, प्रशासन की मदद से। तो प्रयास जारी है, संघर्ष बहुत ज्यादा है क्योंकि गौवंश बहुत ज्यादा संख्या में है, लावारिस बहुत ज्यादा है। और लोगों से अपील यही है कि भाई हम गाय को अगर माँ कहते हैं और नंदी को भोलेनाथ का वाहन कहते हैं, तो हम किस तरीके से अपने धर्म को देखते हैं, हमारा अध्यात्म किस ओर है कि भाई हम एक तरफ तो नंदी को भोलेनाथ का वाहन कहते हैं, फिर उन्हीं को लाठी मार रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जीआई तार उनके मुंह से बांध रहे हैं। तो लोगों से आग्रह है कि भाई एक गाय की अगर सभी जिम्मेदारी ले लें तो ना तो गौशाला की जरूरत है, ना तो प्रशासन की जरूरत है। और अगर हम केवल इस भरोसे बैठे हैं कि कुछ जादू की छड़ी घूमेगी, शासन प्रशासन कुछ आके कर लेगा, तो मेरे ख्याल से इनकी दुर्दशा कभी खत्म नहीं हो सकती है और एक संस्थान इनका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इतना प्रयास करने की वजह से मैं बताऊं कि मेरी जॉब है, जॉब के बाद एक पूरा रेस्क्यू करवाता हूं, तो मेरी पर्सनल लाइफ है ही नहीं। तो 5 साल से केवल यही कर रहा हूँ। तो मैं 5 साल में पीछे झांक के देखता हूँ मैंने क्या अचीवमेंट किए हैं, क्या आउटपुट मिला, तो मैं ये देखता हूँ भाई दुर्दशा तो एक भी खत्म नहीं हुई, इनका एक्सीडेंट होना बंद नहीं हुआ, इनकी दुर्दशा दूर नहीं हुई। तो हम अपने आप को जब झांक के देखते हो तो हम 19 ही साबित हो सकते हैं, होते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब लोग इसमें आगे आए। अब जो गाय के नाम पे मतलब उनको दुख लगता है कि भाई गाय के साथ गलत हो रहा है, बहुत हल्ला करते हैं। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो उनके घर में खुद कोई गाय नहीं है, तो जिनके घर में गाय नहीं हो हल्ला करेंगे भाई गाय के साथ गलत हो रहा। तो ये गलत होना तभी बंद होगा जब हम खुद से अपने घर से जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे कि भाई एक गाय की पालन हम तो करेंगे। अब ये है कि ये बेचारे बोल नहीं सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो शहडोल में रहते हैं तो आकर के विजिट करें, तो हमारी टीम का भी मनोबल बढ़ेगा। और शासन प्रशासन से भी आग्रह है कि वो हमारी जिस स्तर से मदद कर सकती है, जो भी प्रावधान हो, तो उसको हमारी जरूर मदद करें। सो ओके गाइज, ये थे गौरव राली मिश्रा जी जिन्होंने अभी सब कुछ बताया। तो बस आखिरी में मैं आपसे यही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब तक इन पिछले 5 वर्षों में आप लोगों ने कितने रेस्क्यू किए हैं? करीब हमने 5000 से ज़्यादा रेस्क्यू किए हैं। 5000 से ज़्यादा? 5000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम केवल गाय बस का नहीं करते हैं, गाय के अलावा अगर सुअर भी तकलीफ में है
जिसको हम मतलब छूना भी पसंद नहीं करेंगे। तो सुअर तक का भी हमने रेस्क्यू किया और करीब 7-8 सुअर का हमने रेस्क्यू किया है। पक्षियों का हम रेस्क्यू करते हैं। बंदर जैसे घायल अगर हो जाते हैं तो अपने शहडोल सिटी में अगर कोई बंदर घायल हो गया है तो उसको भी कहीं रखने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई बंदर घायल हुआ है, कई बार तो हमने बंदर का रेस्क्यू किया, अपने शेल्टर में हमने रखा है। तो गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, गधा, ये मतलब कोई भी अगर तकलीफ में है तो हम रेस्क्यू करने में ये नहीं सोचते भाई हमको तो केवल गाय का करना। अब ये है कि गाय की दुर्दशा ज़्यादा है, इसलिए गाय के रेस्क्यू ज़्यादा आते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं स्पेशली फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी इनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, बैंक स्टेटमेंट डिटेल है, वो मैं दे दूंगा। तो जो भी आप डोनेशन आपकी स्वेच्छानुसार करना चाहते हैं आप कर दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लेके आऊँगा।